ऋषि गौड़, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज चल रही है। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का मतलब नहीं है कि सिर्फ एक किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स 100, बट ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो टीपीए का एक पार्ट मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ जिसमें मैं 5 केसेस डिस्कस कर चुकी हूँ। आज कुछ केसेस पार्ट 2 में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज का पार्ट है ये वाला पोर्शन, और इसके पहले के भी केसेस आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसके जस्ट पहले वाले केसेस, 5 इंपॉर्टेंट केसेस टीपीए के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। चलो तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे केसेस पे चलते हैं। पहला केस देखते हैं, दैट इज ऑफ माता प्रसाद वर्सेस नागेश्वर सहाय। अगर आप लोग मुझे बता पाए कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड है ये, क्विकली इफ यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड केस है ये। चलिए, सो इट इज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या है? अगर याद करो टीपीए का कि सेक्शन नंबर 10 क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि एलिनेशन वाली कंडीशन को, आप कोई भी ऐसी एलिनेशन वाली कंडीशन नहीं लगा सकते जिससे सामने वाला कभी अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट ना कर पाए। अगर ऐसी कंडीशन लगाई तो सेक्शन 10 के तहत वो कंडीशन कैसी होगी? कंडीशन विल बी वॉइड बट द ट्रांसफर विल स्टिल बी वैलिड। अब इस केस में हुआ क्या, एक डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी के बीच में। एक पर्सन, एक डिसीज पर्सन है, उसकी वाइफ और उसके नेफ्यू के बीच में, ठीक है। अब जो इन लोग, जो विडो थी, उसकी विडो और उसके नेफ्यू ने एक सेटलमेंट किया कि लाइफ टाइम तक के लिए विडो प्रॉपर्टी को यूज करेगी, प्रॉपर्टी होगी नेफ्यू की, लाइफ टाइम तक के लिए विडोज को यूज करेगी, एंड नेफ्यू विल हैव नो राइट टू एलिनेशन टिल द लाइफ टाइम ऑफ द विडो। तो अब इस केस में हुआ क्या, इस केस में पूछा गया कि क्या ये कंडीशन जो रिस्ट्रेन कर रही है एलिनेशन को, ये एक वैलिड कंडीशन है या एक वॉइड कंडीशन है। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि क्योंकि ये एक कॉम्प्रोमाइज है, एक फैमिली सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज की जब बात करते हैं तब सेक्शन नंबर 10 एप्लीकेबल नहीं होता और आप इस तरीके की कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन लगा सकते हैं। देखो, द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट द कॉम्प्रोमाइज वाज वैलिड एंड एनफोर्सेबल एंड कुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। फैमिली सेटलमेंट सेक्शन 10 के परव्यू के अंदर नहीं आएंगे, कॉम्प्रोमाइजेस सेक्शन 10 के परव्यू में नहीं आएंगे, और ऐसा अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो वैलिड और एनफोर्सेबल माना जाएगा। अगला केस, मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बंदी बीवी। अगर ये भी आप मुझे बता पाए कि कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, स्लाइड में ही दिख रहा है, सेक्शन 10 ऑफ टीपीए से ये भी रिलेटेड है। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें हुआ क्या कि जो ट्रांसफर था उसने कंडीशन लगा के सामने वाले को प्रॉपर्टी दी कि भाई तुम सिर्फ अपनी फैमिली में पास ऑन कर सकते हो, फैमिली के बाहर ये ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो अगेन ये क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 10 के तहत ये एब्सोल्यूट कंडीशन है या पार्शियल कंडीशन है, क्योंकि सेक्शन 10 एब्सोल्यूट कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन को रोकता है, लेकिन पार्शियल कंडीशन अगर है तो उसको अलाउ करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि ये जो कंडीशन होगी ये एब्सोल्यूट होगी या ये पार्शियल होगी। कोर्ट का क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। कोर्ट ने कहा द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट द कंडीशन वाज मियरली अ पार्शियल रिस्ट्रेंट व्हिच वाज वैलिड एंड एनफोर्सेबल। इसको भी पार्शियल रिस्ट्रेंट मानते हुए सेक्शन 10 के अंदर माना गया था कि ये पार्शियल रिस्ट्रेंट है, और सेक्शन 10 एब्सोल्यूट कंडीशन को मना करता है लेकिन पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगाना अलाउ करता है। तो इसलिए दिस वाज हेल्ड टू बी, दिस कंडीशन वाज हेल्ड टू बी अ वैलिड कंडीशन। नेक्स्ट केस इज ऑफ कांता रॉय वर्सेस शांता देवी। अब इस केस में क्या हुआ, जो एक एग्जीक्यूटर थे, इसमें सेटलर जो थे, उन्होंने क्या किया कि एक डीड बनाई, सेटलमेंट डीड बनाई, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को, 2 बेटों को प्रॉपर्टी दे दी, और ये बोला कि उससे पहले, उस प्रॉपर्टी से पहले डेट्स चुकाए जाएंगे, ठीक है, डेट्स विल बी पेड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी उनकी रहेगी। और मान लो डेट्स जब तक नहीं पूरे हो पाए, तब उस दौरान अगर किसी एक बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल है इसको प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, द क्वेश्चन दैट वाज इन्वॉल्वड, और द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज इन्वॉल्वड इन दिस केस वाज कि वेस्टेड इंटरेस्ट है या ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। तो कोर्ट ने समझाया कि यहाँ पे ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। वेस्टेड इंटरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? हेरिटेबिलिटी। अगर हेरिटेबल है, वो इंटरेस्ट हेरिटेबल है, इट विल फॉल अंडर वेस्टेड इंटरेस्ट, और अगर वो हेरिटेबल नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि बच्चों को एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी दे चुके थे और सिर्फ ये बोला था कि डेट्स पे आउट करना है, तो इट वाज ओनली
रिस्ट्रिक्शन ऑन द इनकम, इंटरेस्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, सिर्फ इनकम के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाया था, इसलिए सेक्शन 19 ऑफ टीपीए के अंदर इसको वेस्टेड इंटरेस्ट माना गया। देखो, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर द ट्रस्ट डीड द इंटरेस्ट कन्फर्ड अपॉन द टू सन्स वाज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द स्कीम ऑफ द ट्रस्ट डीड was that the enjoyment was to be restricted under the debts are discharged। स्कीम सिर्फ इतनी सी थी कि जब तक डेट्स डिस्चार्ज नहीं होंगे तब तक के लिए इनकम एक्यूमुलेट होगी। एंड व्हाट वाज पोस्टपोन्ड वाज नॉट द वेस्टिंग, वेस्टिंग कहीं से कहीं तक पोस्टपोन नहीं की गई है, बट द इनकम thereof burdened with certain monthly payments and with the obligation to discharge debts therefore। The court further observed that since it was provided in the deed that if either of the two sons died before the full payment of the debt, his heirs were entitled to get the shares, the interest of the son was a heritable interest। जो बात मैंने आपको बताई कि क्योंकि बच्चों के मरने के बाद उनके heirs को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली थी, which is making it completely heritable transfer, और क्योंकि heritable है, heritable interest है, therefore it is a vested interest। ये कई बार प्री में भी पूछा जा चुका है ये सवाल कि शांता देवी वर्सेस जो आपका राजेश कांता रॉय वर्सेस शांता देवी है, ये कौन से सेक्शन से डील करता है? सेक्शन 9 वेस्टेड इंटरेस्ट। इसमें ही बताया गया था कि वेस्टेड इंटरेस्ट में हेरिटेबिलिटी का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। देन द नेक्स्ट केसेस ऑफ मोहम्मद मूसा वर्सेस अगूर कुमार गांगुली। ये 1929 के पहले का केस है जब हमारे पास पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A जो अपन देखते हैं पार्ट परफॉर्मेंस का कंसेप्ट वो नहीं था। यहाँ पे एक राजीनामा बनाया गया और उसके बाद वो रजिस्टर्ड नहीं था वो राजीनामा, ठीक है, कुछ लोगों ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, एक राजीनामा बना लिया, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कराया। अब 40 साल बाद उनके एज ने उस राजीनामा को चैलेंज किया और बोला कि भाई प्रॉपर्टी हमारी है। तो तब हमारे पास क्या नहीं था, 53A पार्ट परफॉर्मेंस नहीं था। अब कोर्ट के सामने ये सवाल आया, प्रिवी काउंसिल के सामने, कि पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे इंडिया में। प्रिवी काउंसिल ने पार्ट परफॉर्मेंस को इंडिया में अप्लाई कर दिया। मैडिसन वर्सेस एल्डरसन का जो केस था, इंग्लिश लॉ ऑफ मैडिसन वर्सेस एल्डरसन, इससे गाइडलाइंस उठाते हुए सीधे सीधे कोर्ट ने इक्विटी के बेसिस पे पार्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे अप्लाई कर दिया था और बोल दिया था कि भले ही राजीनामा रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन स्टिल व्हाट विल हैपन इज इट विल हैव फोर्स, और जो भी राजीनामा में लिखा गया है वैसा ही चलेगा। बट अब ये केस पढ़ना जरूरी क्यों है? अब तो हमारे पास 53A है, बट ये केस पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसको ओवररूल किया था अरीफ वर्सेस जदुनाथ के अंदर, जहां पे एक ओरल लीज बनाई गई थी। ओरल लीज परमानेंट थी, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को इस ओरल लीज से हटाने की कोशिश की थी और बोला था कि ये सिर्फ टेनेंट है मंथ टू मंथ बेसिस पे, तो अब मैं इसे इविक्ट करना चाहता हूँ। डिफेंडेंट ने क्या प्ली ली थी कि भाई भले ही ओरल लीज है लेकिन परमानेंट लीज थी तो मुझे हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन आया कि क्या पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई करेंगे, जैसे मोहम्मद मूसा के केस में पार्ट परफॉर्मेंस को अप्लाई किया गया है, क्या वैसे ही यहां पर भी पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई करेंगे? कोर्ट ने कह दिया नहीं। पार्ट परफॉर्मेंस या कोई भी इक्विटी का प्रिंसिपल आप ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते कि वो स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा हो। और तब हमारे पास रजिस्ट्रेशन एक्ट था, भले हमारे पास टीपीए नहीं था लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट था। उन्होंने कहा कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है जो कह रहा है कि ओरल लीज हमेशा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जा सकता जो कि स्टैट्यूटरी लॉज के अगेंस्ट जा रहा हो। आज देखोगे तो टीपीए 107 भी ये बात कहता है, इस जब तक ये डिसीजन पेंडिंग था तब तक टीपीए भी आ गया था। तो 107 टीपीए भी ये कह रहा था कि लीज राइटिंग परपेचुअल लीज राइटिंग रजिस्टर्ड होनी चाहिए, प्लस रजिस्ट्रेशन एक्ट भी ये कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई भी इक्विटी का प्रिंसिपल कैन नॉट गो अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट ने पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद होता क्या है, 1929 में आपका आ जाता है आपका ये सेक्शन 53A, जिसने पार्ट परफॉर्मेंस को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दे दिया। तो आज जो 53A देखते हैं बहुत ज्यादा हद तक मोहम्मद मूसा के केस से इन्फ्लुएंस्ड है। जो भी मोहम्मद मूसा के केस में जो गाइडलाइंस ले डाउन की थी वही 53A के अंदर भी ले डाउन की गई है, वही चीज 53A के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है। तो एक तरीके से मोहम्मद मूसा का केस जो ओवररूल हो चुका था उसको रिवाइव कर दिया
बाय इनकॉर्पोरेटिंग 53A। बट अगेन कुछ एक्सेप्शंस है कि मोहम्मद मूसा के केस में कहा गया था कि राइटिंग नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन 53A कहता है राइटिंग रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई करना है तो 53A रेड विद सेक्शन 17(1)(a ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये कहता है कि भाई राइटिंग रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर राइटिंग रजिस्टर्ड नहीं है डॉक्यूमेंट तो फिर आप पार्ट परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद मूसा ने क्योंकि मैडिसन वर्सेस एल्डरसन को फॉलो किया था, तो वहां पे इंग्लिश लॉ के अंदर या इंग्लैंड में क्या करते हैं, इस सेक्शन को एज अ स्वॉर्ड भी यूज किया जा सकता है, मतलब एज अ ग्राउंड ऑफ एक्शन भी यूज किया जा सकता है। बट इंडिया में जो 53A है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ डिफेंस। तो इसीलिए एक लाइन जो आपने पिछले अगर केस लॉ सीरीज का पार्ट देखा होगा, उसमें दंतेमारा टी कंपनी लिमिटेड मैंने डिस्कस किया था, उसमें एक बात कही गई थी दैट दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन नंबर 53A कैन नॉट बी यूज्ड as a sword but can only be used as a shield। इसका यही मतलब है सिंपल टर्म्स में कि सिर्फ एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस, मतलब एक बंदा अपने पोजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 53A यूज कर सकता है, बट एज अ ग्राउंड ऑफ अटैक या सिविल सूट लाने के लिए सेक्शन 53A को यूज नहीं कर सकता। तो ये दोनों केसेस हमने क्यों पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़ा, जो इसके जस्ट पहले पढ़ा हमने मोहम्मद मूसा का केस, उसमें सेक्शन 53A हमारे पास नहीं था, लेकिन इक्विटी के प्रिंसिपल पे कोर्ट ने पार्ट परफॉर्मेंस को अप्लाई किया। लेकिन आरिफ वर्सेस जदुनाथ के अंदर इस चीज को मना कर दिया गया। ऑल्सो देयर वाज वन केस ऑफ मियां पीर बख्श, जिसके अंदर भी कोर्ट ने मना कर दिया कि स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट आप पार्ट परफॉर्मेंस को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर 1929 में अमेंडमेंट होता है और टीपीए के अंदर इंसर्ट होता है सेक्शन 53A, जो मोहम्मद मूसा जैसे केस का जैसा ही सेम टू सेम इनकॉर्पोरेशन है विद टू चेंजेस कि पहला डॉक्यूमेंट राइटिंग में होना चाहिए, एंड सेकेंडली this section can only be used as a ground of defense and not as a ground of attack. So that's all that I wanted to know, that I wanted you guys to know. एक बार और फटाफट से देख लेते हैं कौन से केसेस अपन ने आज डिस्कस किए हैं। पहला केस माता प्रसाद का डिस्कस किया, सेक्शन 10 से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया कि फैमिली सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज डीड के अंदर सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर अपन ने अगला केस देखा मोहम्मद रजा वर्सेस अब्बास बीवी बंदी, जिसमें हमने देखा कि सेक्शन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 10 पे ऐसी कंडीशन अगर लगाई गई है कि भाई फैमिली के बाहर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फैमिली के अंदर बहुत से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कहीं से कहीं तक एब्सोल्युटली एलिनेशन को रोक नहीं रहा है। फिर हमने देखा कांता रॉय वर्सेस शांता देवी, जिसमें हमने देखा वेस्टेड इंटरेस्ट होने के लिए हेरिटेबिलिटी का कंसेप्ट देखना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट हेरिटेबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है, ना कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। देन मोहम्मद मूसा वर्सेस अगूर कुमार गांगुली, जिसमें इक्विटी के बेसिस पे कोर्ट ने पार्ट परफॉर्मेंस को अप्लाई किया, जिसको ओवर रूल किया अरीफ वर्सेस जदुनाथ ने एंड मियां पीर बख्श के केस ने। लेकिन आज सेक्शन 53A के अंदर हमें मिल जाता है मोहम्मद मूसा जैसा पार्ट परफॉर्मेंस विद टू एक्सेप्शंस दैट आई टोल्ड यू। इसी के साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, बिहार मेंस रिवीजन कोर्स हमने लॉन्च किया है फॉर योर मेंस प्रिपरेशन, जो 20 सितंबर से चालू हो चुका है। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी अदर लॉ सब्जेक्ट्स के लिए, सब्जेक्ट टेस्ट होंगे इसके अंदर आपके लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड मेंटरशिप सेशंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर यू। तो अगर आप अपनी बिहार की मेंस प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, दिस इज द कोर्स फॉर यू। ऑल्सो एडवांस टेस्ट सीरीज वी हैव लॉन्च फॉर यू, जिसमें हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस को चेक कर रहे हैं। इसमें हमने आपके लिए 70+ प्रिलिमिनरी टेस्ट रखे हुए हैं, 20 मेंस के टेस्ट रखे हुए हैं, जिसमें एनालिसिस हर एक क्वेश्चन पेपर का, मेंस क्वेश्चन पेपर का फैकल्टी द्वारा किया जाएगा, और जो इवैल्यूएशन होगा वो हमारे एक्सपर्ट इवैल्यूएटर्स करेंगे। उसी के साथ साथ आपको आंसर कीज प्रोवाइड की जाएंगी, मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड देयर विल आल्सो बी जजमेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अगर आप पढ़ चुके हैं और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ टेस्ट करना चाहते हैं,
this advanced test series is for you guys. So that's all for today. I hope you like the session. पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. इंपॉर्टेंट केसेस है, इनको जरूर अच्छे से पढ़ लेना, और इसके पहले का जो वीडियो है वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें भी जो 5 केसेस डिस्कस किए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. उसके बाद आज जो 5 केसेस डिस्कस किए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दोनों को पढ़ के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू सो मच गाइस.